तो लीजिए सुनिए लीला चिरंतन का 5वां तथा अंतिम अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के 4 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नक्षत्र ने कहा, मऊ तेरी बुआ भी क्या बला है। अरे उस दिन उस चक्र की बात पर मेरा दिमाग चाटती रही और अब वहाँ का उत्सव देखकर पगला सी गई है। उसने वैसा आरती नृत्य जीवन में पहली बार देखा है। लगता है अपने घर में ठीक से रुक नहीं पाई, इसलिए मेरे घर आकर माँ, चाची, काकी, दादी से चिपकी बैठी रही। कह रही थी हमारी वह परमा काकी माँ या शायद कोई और ऊंचे मंच पर सिंहासन पर विराजमान गुरुदेव के बगल में खड़ी होकर उन्हें चवर डुला रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम देवी की तरह। मैंने उसे डपट दिया, तू फालतू की बातें रहने दे, तो तेरे इम्तिहान का नतीजा आने में और कितनी देर है। पता नहीं, पहले तो यही बताया कि आने वाली 14 तारीख को नतीजा निकलेगा, लेकिन वह निकला कहाँ। पता नहीं क्या बात हो गई, भगवान जाने। और तेरी पढ़ाई रटाई कैसी चल रही है? इस बार तो फर्स्ट ईयर में। मेरी बात जाने दे, तू अपना रोना गाना देख। मेरी तो इच्छा यही होती है कि तुझे अपनी 12वीं से घसीट कर 10वीं में डाल दूँ। क्या कहा? मुझे 10वीं में डाल? वह अकबक आकर बोला। उसके हैरानी से बाएं मुंह पर एक तमाचा मारने की अपनी जोरदार इच्छा को दबाते हुए मैंने कहा, और नहीं तो क्या। वह फटका कहाँ का फन्ने खां है, उसे देख। और मेरे भैया, वह भला तुझसे कितने बड़े हैं? यही कोई 1.5-2 साल, लेकिन देख किस कदर सज धज कर दफ्तर निकल जाते हैं। उनका सारा देशोद्धार गंगा नहाने हरिद्वार चला गया। अब नखा, अरे भाई, अब हर कोई तो भाई या भतीजा नहीं हो सकता। भले ही ना हो, लेकिन अपने मन का जोर भी तो होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या लायक बनने की चाह मन में नहीं होती? नखा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, इससे तेरा भला क्या बनेगा या बिगड़ेगा? तूने तो पहले से ही कसम खा रखी है कि तू चिरकुमारी रहेगी। अरे यह क्या बात हुई? इससे जी जहान में कोई आग नहीं लगेगी? तो भी मैं उसे मनाते हुए कहती रही, हाँ, बॉन्ड पर दस्तखत करके तेरे पास रख छोड़ा है ना, तभी तो मेरी नानी प्यार से कहती है, नक्खा बेचारा किस्मत का मारा। बात यह है कि मेरा मन इस घर में घड़ी भर के लिए भी नहीं रहना चाहता। तो कुछ समझा कि नहीं? उसने अपना सिर हिला दिया। एकदम नहीं। अच्छा अच्छा, अब समझा, यह घर छोड़ना पड़ेगा, यही सोच सोच कर तू। देख नक्खा, आदमी कोई ईंट पत्थर या गारा तो नहीं होता। वह जिस सांचे में ढला है उसी आकार में बना रहेगा। उसने अचानक कहा, नहीं, तुझे तो किसी कीमत पर घर छोड़ना ही होगा। दरअसल तेरी बातचीत का ढर्रा धीरे धीरे तेरी बुआ की तरह होता जा रहा है। अभी पल भर में तोला तो अभी पलक झपकते माशा। यह तो बड़ा जोखिम भरा मामला है। अब सोच रही हूँ सचमुच ऐसा ही है। मैं भी तो अचानक कितनी बदल गई हूँ, आकाश से पाताल की तरह। मैंने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना, और अब यह घर मुझे इस तरह जकड़कर तंग कर रहा है। मैं कभी कभी यह सोचने लगी हूँ कि नक्षत्र बड़ा होने में इतनी देर क्यों लगा रहा है। अगर वह जल्दी से बड़ा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बड़ी हेटी होगी। पता नहीं कौन कहाँ बैठकर कैसे कैसे मजे उड़ा रहा है। पिछले कई दिनों से जो बुआ अपने पति महोदय के ना आने के गम में अधमरी हो गई थी और उठते बैठते पति को बेहया और बेदर्दी कहते नहीं थकती थी, वही बेचारा जब एक दिन घर आ पहुंचा तो पतिव्रता बुआ जी घर से नदारद थी। माँ ने कहा, लो देखो तमाशा, इतने दिनों से तुम्हारी घरवाली मारे विरह के जाने को उतारू थी, वही आज गायब है। अरे तुम कह रहे हो कि आज ही वापस चले जाओगे, और इधर तुम्हारी घरवाली वह आखिर गई कहाँ? फूफा जी ने निराशा भरे स्वर में पूछा, और जब उन्हें उत्तर सुनने को मिला तो उन्होंने सिर पीट लिया। सर्वनाश, आखिर वहाँ क्यों गई? भाई साहब ने उन्हीं के बहकावे में या दिखावे में तो घर छोड़ दिया है, फिर बहन के वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? वह पलक झपकते कहीं दीक्षा विक्षा तो नहीं ले लेगी ना? माँ हंस पड़ी, फिर बोली, पागल हो गए हो तुम, यह सब क्या इतना आसान है? लेकिन तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? फूफा ने कातर भाव से कहा, अगर आप मेरी परेशानी को समझ पाती तो ऐसा सवाल नहीं करती। फूफा जी का रंग गोरा है और नाक नक्श तीखे हैं, लेकिन चेहरा गोल है। उन्हें देखकर छिले हुए आलू की याद आती है। कुल मिलाकर एक भोली भाली उपस्थिति, सादगी और ईमानदारी की जीती जागती तस्वीर। माँ ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, अभी अभी तो शादी हुई है और अभी से परेशानियां शुरू हो गई? और नहीं तो क्या, शादी से ही तो परेशानी शुरू हुई है। पता है, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि शादी के समय यहाँ से जो पलंग, बिछावन, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सामान दिए गए थे, उन्हें सीढ़ी से यहाँ वापस लाना है। आप ही बताइए, ये कैसी मुसीबत है? इधर मैंने घर में बता रखा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है, इसलिए वह अपने मायके में है।
अब अगर मैं ये सारे सामान लाने की तैयारी करूं तो लोग क्या कहेंगे? माँ ने आश्चर्य से पूछा। तुम पिछले 7-8 हफ्तों में उसकी बीमारी की बात रटते रहे हो, और उपाय भी क्या, मैं कहता भी क्या? इधर मैं भी हैरान रह गई थी। अभी तो यह आदमी कैसा भोला भाला और सादगी की मूरत नजर आ रहा था, जबकि वह माँ, बुआ और अपने घर वालों से लगातार झूठ बोलता आ रहा है। क्यों, तुमने अपनी बदली की बात नहीं बताई? माँ ने धीरे से पूछा। यह सब कुछ तो धीरे से धीरे ही बताना होगा। अचानक इस बदली और बदलाव के बारे में सुनकर मेरी माँ कितनी अपसेट हो जाएगी, यह सोच सोचकर और भी परेशान हो। आपकी ननद के दिमाग में पता नहीं रह रहकर क्या सोचता है। अकेली गृहस्थी बसाएगी। लगता है बुआ की अनुपस्थिति में अपने मन की सारी बातें यह आदमी खोल कर रख देना चाहता है, और शायद तनाव से मुक्त होना चाहता है। दरअसल मैं अजीब जंजाल में फंस गया हूँ। मैंने यह देखा कि इस बुजुर्ग आदमी को माँ बालकों जैसा स्नेह प्रदान करती रही है। माँ के वैसे भी कोई भाई नहीं है। अगर उनके कोई छोटा भाई होता तो उसे ऐसा ही स्नेह मिलता। माँ ने फूफा जी के सामने खाने की थाली रखी। गर्मा गर्म पूरियाँ, बैगन के चक्के, आलू की सब्जी और अंडा करी, साथ ही मिठाई भी। इतना ज़्यादा? फूफा जी ने आपत्ति की। आपने इतनी तकलीफ क्यों की भला? आखिर इतनी चीज़ें बनाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, मुझे थी भाई, माँ ने उत्तर दिया। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। तुम पहले आराम से खाओ तो सही। इसके बाद माँ ने पंखे की रफ्तार बढ़ा दी। फिर वह फूफा के पास आई और हंसकर बोली, एक कहावत है ना, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, वही बात लागू हो रही है। तुम्हारे लिए जो जी का जंजाल है, मेरे लिए वही मुक्ति का साधन है। अनिमेश अनिमेश यानी फूफा जी, जो थाली में पूरी के साथ बैगन का चक्का लपेट रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने पूछा, आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। कैसे नहीं समझे? तुम देख नहीं रहे हमारे घर संसार का बंधन? यह जिसकी गृहस्थी थी, वे तो बड़े मजे में इससे अलग थलग हो बैठ गए, और मैं यहाँ बैठी बेगार खट रही हूँ। कुकू अगर यहाँ ठीक से अपनी गृहस्थी जमा ले तो मुझे भी अपने 3 बेटे बेटियों के लिए वैसे कोई चिंता नहीं रहेगी। कुकू अपने भतीजे भतीजियों को जी जान से चाहती है, और ऐसा हो जाए तो मैं भी बड़े आराम से जब चाहे अपनी आंखें मूंद सकती हूँ। आंखें मूंद सकती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। फूफा हैरान दिखे। इसमें समझने का ऐसा क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, इसका मतलब तो एक ही है और सबको पता है। फूफा जी ने पानी का गिलास ठक से खाने वाली मेज पर रखा, नाराजगी के साथ कहा, अच्छा तो आंख मूंदने की उम्र हो गई है क्या आपकी? अरे, इस काम में भी उम्र में की कोई पाबंदी होती है क्या? मेरी तो सचमुच यह बहुत बड़ी चाह है कि कब मैं एकदम शांत और निश्चिंत भाव से अपनी आंखें मूंद पाऊं। फूफा जी की नाराजगी अचानक गायब हो गई, और वह अचानक पिघलते हुए बोले, मुझ पर दया कीजिए और इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको देखकर मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। आप तो मुझे शांति की प्रतिमा दिखाई पड़ती हैं। माँ ने अपना हाथ कपाल पर दे मारा और बोली, हे भगवान, जिसके सीने में अशांति की आग धू धू जल रही है, तुम्हें वह शांति की प्रतिमा जान पड़ती है? जी हाँ, मुझे तो जान पड़ती है, फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा। दरअसल ज़्यादातर महिलाओं में मैंने अशांति का भाव देखा है, और वे ही अपनी पसंद और नापसंद का दोष भी मढ़ती हैं, और इससे मेरी माँ या मौसियाँ में भी किसी से कम नहीं। किसी को अपने सामने न पाकर वे भगवान को ही उनके खिलाफ कोसती रहती हैं। और आपकी ननद तो खैर उसकी बात जाने दीजिए, लेकिन मैंने देखा है कि आप किसी को कोई दोष नहीं देती, एकदम शांत और स्थिर बनी रहती हैं। आपको देखकर तो मेरे मन में भी भक्ति जग उठती है। माँ हंस पड़ी और खुश भी हुई, और फिर बोली, अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर कोई कवि तो नहीं बैठा है? ऐसा है भाई साहब, कभी कभी मुक्ति के लिए मेरा जी भी छटपटाता है। और अरे मऊ, हाँ बेटा, रसोई घर में पूरियाँ पड़ी हैं, ले तो आ। अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत खा चुका, कुछ नहीं खाया तुमने। कम से कम 2 पूरियाँ तो और खानी पड़ेंगी, चल जल्दी ला के दे, और सब्जी भी। इसके बाद फूफा जी को मसाला पान भार भी थोड़ी सी दे देना। मुझे हंसी आ गई। क्यों नहीं आती भला? माँ जैसी महिला की मुक्ति, एक आदमी को पकड़ धक्कड़ कर उसे जी भरकर खिलाना ही जिसकी खुशी रही, जिसे पान भार मसाला की बात तक याद रहती है, उसकी भला मुक्ति? अपने बेटे बेटियों के मामले में तो वह जरा सा भी कोताही नहीं बरतती। भैया इन दिनों दफ्तर जाने लगे हैं, और माँ सवेरे से ही रसोई घर में खाना बनाने को जुट जाती है, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी या हड़बड़ी ना हो। बुटकी की तो बात ही अलग है। अभी भी रात बेरात उठकर माँ उसके कपड़े लत्ते तकिए चादर सहेजती रहती है, और मुझ जैसी शैतान लड़की की भी एक एक चीज़ और बेवकूफ़ियों पर पूरी नज़र रहती है।
किस जतन से मेरे बाल और घने चमकीले होंगे, किस उपाय से मुहासों के दाग मिट जाएंगे, कॉलेज जाते समय मेरा पहनावा साफ सुथरा है कि नहीं, मुझ पर क्या फबेगा, सब कुछ। और यह सारी देखभाल वह बड़ी खामोशी से करती रहती है। ओ मेरी माँ, मेरी जननी, तू तो हर तरफ से माया के बंधन में जकड़ी है, बुरी तरह। तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है माई। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब भी नक्षत्र के साथ जहाँ जी में आए बैठकर बात कर लेती हूँ। और इस तरह इस बात को लेकर माँ कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती। और भला क्यों? कभी किसी दिन यह नहीं कहा कि तू अब बड़ी हो गई है, यह सब तुझे अब शोभा नहीं देता। लगता माँ को ये सब देखने का आदत हो गई है। लेकिन इन दिनों कभी कभी मुझे नीचे वाले कमरे में उसके साथ अकेले बातें करते हुए ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। देह कपकपा उठती है। हालांकि मैं किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या गुस्ताखी नहीं करती। हाँ, एक आध थप्पड़ जरूर जड़ देती हूँ बस। पर अब अजीब लगता है, और शायद इसलिए बुआ ने एक दिन मुझसे कहता है, ओ माऊ, तू अब भी उस नक्षत्र के साथ इधर उधर भटकती रहती है, तेरी उम्र नहीं हुई? मैं उसकी बात सुनकर नाराज हो गई। और कैसे ना होती भला? मैंने भी पलटकर जवाब दिया, इसमें भटकने की क्या बात है, मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी। वाह, आदमी क्या हमेशा एक जैसा ही रहता है? उसके घर के लोगों की भी तारीफ करने की इच्छा होती है, तब उसे कुछ क्यों नहीं कहते? उस लंबे चौड़े जवान छोकरे के क्या और कोई यार दोस्त नहीं है? बस ले देकर उसे यहीं एक सियानी बेपरवाह लड़की मिली। मैं और तेज पड़ गई। लड़की हुई तो क्या हुआ? क्या लड़की इंसान नहीं होती, हाड़ मांस की नहीं होती? उसके कोई दोस्त नहीं हो सकता? जुबान लड़ाने में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता, कहकर बुआ ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अगर कोई सामने आकर कहे तो उसे कड़े शब्दों में टका से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बातों या सवालों का कोई जवाब न देना और चुप्पी साध लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ क्यों कुछ नहीं कहती मुझसे? माँ मुझ पर शक क्यों नहीं करती? मुझे तो बस यही जान पड़ता है कि नक्षत्र के साथ मेरी जो मित्रता है वह कुछ और नहीं, प्रेम है। ऐसा नहीं होता तो ब्याह की बात मन में आते ही कोई दूसरा चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आता? ओह, यह नक्षत्र जल्दी से कुछ और बड़ा क्यों नहीं हो जाता है? इस बीच एक परेशानी जरूर पैदा हो गई। उस दिन मैं नीचे वाले कमरे में आशीन डॉक्टर के पास जाने के समय कावेरी लहरी की भावभंगिका माँ को छिपकर देख रही थी। इसी कमरे में नक्खा को विदा करते समय थोड़ी देर बैठकर बातें कर लिया करती थी। हालांकि अब यह कमरा मुझसे छिन गया है। इसमें बुआ का पलंग लग गया है, साथ ही बिछावन, अलमारी, आलना वगैरह सजो दिए गए हैं। बुआ ने घर का निचला हिस्सा मन मुताबिक सहेज लिया। माँ ने कई बार उससे कहा, लेकिन वह माँ के रसोई घर में ना तो खाना बनाती है ना खाती है। नीचे सहन के एक कोने में दो जनता स्टोव जलाकर खाना पकाती है। फूफा जी के लिए सवेरे स्टोव पर भात वात तैयार कर देने और उनके दफ्तर निकल जाने के बाद आराम से चाय वाय बनाकर पीती है। फिर नहा धोकर बन ठन कर कंधे पर रंगीन बैग झुलाती खरीद फरोख्त के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। इसका सीधा साधा मतलब है तो इतना ही, बुआ ने जो सपना देखा होगा वह उसे हासिल हो गया। सवाल है, क्या सचमुच उसे यह सुख हासिल हो गया? अभी अभी यह भी सुना है कि फूफा जी के सामने टीवी की रट लगाए हुए है, जबकि मैंने फूफा जी को यह कहते हुए सुना कि अब इतनी जल्दी में यह सब कहाँ से लाऊंगा भला, और टीवी कोई खाने पहनने की तो चीज़ नहीं, और अलग से इसे खरीदने की ज़रूरत भी क्या है? घर में एक टीवी तो पहले से ही है। बुआ ने तमतमाकर पूछा, वाह, क्या अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने की चाह नहीं होती? मुझे तो कभी कभी यही जान पड़ता है कि अनिमेश नाम के इस आलू पकौड़ा छाप वाले आदमी को हमारी बुआ चाबुक मार मार कर घुड़दौड़ के मैदान में उतार कर ही दम लेगी, और मेरी माँ इस जाबाज औरत के उपस्थिति पर भरोसा रखकर अपनी मुक्ति का स्वप्न देख रही है। हमारी बुआ महारानी को इन दिनों एक और शौक चल रहा है। अचानक नक्षत्र की माँ और चाची के साथ गहरी छलने लगी। उनके साथ वह दोपहर के शो में सिनेमा जाती है और साथ लेकर खरीदारी करने को बाजार की तरफ निकल जाती है। यही नहीं, अपने घर की पकी सब्जी या कोई दूसरे पकवान कटोरे या डिब्बे में भरकर उनके यहाँ उपहार के तौर पर दे आती है। मैं यह भी देख रही हूँ कि वे सब भी खुकू को देखकर पिघल जाती हैं। खुकू मुनि ने शादी के बाद पलक झपकते अपने पति को अपने वश में कर रखा है और उसे अपने माँ बाप से अलग ढाई चावल की खिचड़ी पका रही है। इस बात में
किसी को दोष नज़र नहीं आता। दरअसल मोहल्ले के लोग आपस में मिलना जुलना वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मेरी माँ तो कभी भी उस तरफ अपना मुंह नहीं करती। माँ का सबके साथ मिलना जुलना और वह बड़ी विनम्रता से सबसे बातें भी करती है, लेकिन वह किसी के गलभाइयाँ नहीं डालती। हमारी बुआ वही कर रही है और इसलिए वह एकाएक बहुत अच्छी बन गई है। दूसरे बुआ तो इसी मोहल्ले की बेटी है, बहू नहीं। और ऐसी बहुओं के देशों को ढूंढते रहना, उन्हें बहरा रहने की सबसे बुरी आदत औरतों में ही हुआ करती है। मेरी माँ को ऐसी औरतों ने घमंडी करार दे रखा है। पिताजी के सन्यासी होकर चले जाने के बाद तो पता नहीं उन्होंने माँ को और क्या कुछ कहना शुरू किया। क्योंकि माँ को अपनी तारीफ या बुराई से कोई खास मतलब नहीं, इसलिए यह भी उसके घमंडी होने का और एक प्रमाण है। जो भी हो, इसी तरह रोते गाते दिन बीत रहे हैं, ना अच्छे ना बुरे, ना सुख में ना दुख में। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिसमें सब कुछ बदल गया और एक लंबे पत्र के रूप में इस घटना का विस्फोट हुआ। वही प्रज्ञा परमा जो यहाँ चक्र उत्सव के समाप्त होने पर गुरुदेव के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करती रही, उन्होंने दक्षिण भारत के किसी एक केंद्र से अपने पूर्वाश्रम के स्वामी यानी आशीन डॉक्टर के पास एक लंबा चौड़ा और कड़ा पत्र लिखकर भेजा। इस पत्र का आशय था, मेरी यह बड़ी भारी भूल थी कि मैंने उस आनंद लहरी की सिफारिश करते हुए चक्र ले जाकर भाई आनंद स्वरूप में उसका नाम परिवर्तन कराया। अब जाकर यह पता चला कि आश्रम के नियम कानून का ठीक से पालन नहीं करने के कारण उन्हें आश्रम से निकाला जा रहा है। यही नहीं, आनंद स्वरूप के रूप में उनकी उपाधि भी छीनी जा रही है और आनंद लहरी के बतौर उन्हें वापस कलकत्ता भेजा जा रहा है। हालांकि शुद्धि के लिए उन्हें पूरे 1 साल का समय दिया जा रहा है। यदि वे अपने गृहस्थ आश्रम में लौटना चाहें और कठोर नियम का अनुपालन कर स्वयं को पूरी तरह बदल दें तो उनके दोबारा आश्रम प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। इस घटना से परमा की तो जैसे नाक ही कट गई है। उनका सिर सबके सामने नीचा रहता है और ऐसा इसलिए हुआ कि आनंद लहरी नाम के आदमी के साथ अशीन डॉक्टर की रिश्तेदारी है, जबकि आपस में ऐसा कुछ नहीं। अशीन डॉक्टर खुद वह पत्र लेकर हमारे पास आए। लीजिए, पढ़कर देखिए। वह पत्र माँ के सामने फेंकते हुए उन्होंने कहा। माँ ने वह पत्र देखा लेकिन उठाया नहीं। वह बोली, मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ती। लेकिन बुआ तो डॉक्टर को देखते ही दौड़ी चली आई। उसने वह पत्र तेजी से लपक लिया और बोली, वाह, जिसकी चिट्ठी अगर वही बढ़ा दे तो क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद उसने उस पत्र को जोर शोर से पढ़ा, फिर बोली, अच्छा हुआ, हे भगवान, शाप मिला तो पति मिला। घर का बच्चा घर को लौटा। 1 साल तक शुद्धि करने के बाद फिर वहां लौटेगा। दिमाग खराब है क्या उसका? चलो मैं भी उसके यह अच्छी खबर सुना कर आऊं। वह घर आ चुका है। तमाम असुविधाओं के बीच कभी कभी कोई ना कोई सुविधा मिल ही जाती है। नीचे वाले घर के छिन जाने पर एक सुविधा यह हो गई कि माँ और डॉक्टर पर सीधे निगरानी रखी जा सकती है। हमें भैया वाले कमरे में ही बैठना पड़ेगा। इसकी वजह यह थी कि माँ बाहरी लोगों को अपने सोने वाले कमरे में नहीं बिठाती है। भैया पहले की तरह दफ्तर से सीधे घर को नहीं लौटता। वह दोस्तों के यहाँ अड्डा जमाने के बाद ही घर लौटता है। घर यूं ही सूना पड़ा रहता है। फूफा जी के दफ्तर से लौट आने के बाद वो आशिंदा के साथ पहले वाली बेफिक्री के साथ गप्पे नहीं मार सकती। यहाँ तक कि फूफा जी के नाश्ते और चाय के लिए नीचे उतरकर जाना पड़ता है। माँ को इससे थोड़ी राहत महसूस होती है। और हम लोगों का कमरा भी बरामदे वाले गलियारे के पास ही है। मैंने देखा कि बुआ के चले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, खोखो ने गलत नहीं कहा, शाप मिला तो पति मिला। यह शाप नहीं, वरदान है, सचमुच का वरदान। माँ की नज़र आशीन डॉक्टर पर ठहर गई। फिर उसने पूछा, तुम्हें भी यही जान पड़ता है? आशीन डॉक्टर शायद उस नज़र के सामने पल भर सहम गए, फिर बोले, पता नहीं। और इस बारे में आनंद की मानसिकता को देख परख कर ही कुछ कहा जा सकेगा। यह तो अपनी खाल बचाने वाला उत्तर है। डॉक्टर ने अचानक फिर जोड़ा, और दिक्कत यह है कि मुझे ठीक इसी समय 1 सप्ताह के लिए बम्बई जाना पड़ रहा है। बम्बई? हाँ, उसी दवाई को पेटेंट कराने के सिलसिले में एक बढ़िया ऑफर मिला। यानी तुम तब नहीं रहोगे? हाँ, इस काम में 7-8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तो लग ही जाएंगे। यह तो काफ़ी लंबा समय है, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। 7 दिनों में तो पृथ्वी पर प्रलय हो गया था। सारी धरती पानी में समा गई थी, पता है ना। और सिर्फ कुम्र अवतार के द्वारा ही कभी वेदों को इन्होंने अपनी पीठ पर रखकर बचाया था। अब इस युग में पता नहीं कौन रक्षा करेगा। इस तरह की बातों का क्या मायने है, समझ नहीं पाती। क्या सोचकर माँ कुछ कह देती है। सचमुच ऐसी बातों को समझ पाना मुश्किल है। खैर, वैसे अशीन डॉक्टर की बातें उतनी खटन नहीं होती। उन्होंने कहा, सचमुच बड़ा अजीब सा है। ठीक ऐसी घड़ी में ही
माँ, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ और भी कई परेशानियां लेकर आती है और यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बात का क्या मतलब था भला? क्या पिताजी को लौट आना मुसीबत थी? डॉक्टर ने कहा, आनंद के बारे में एक ही चिंता मुझे सता रही है। वह अचानक ऐसा कोई व्यवहार कर बैठा था। माँ का स्वर अचानक तेज और तीखा हो गया। क्या उसके व्यवहार में तुम्हें कभी कोई अजीब बात देखने को नहीं मिली, बताओ? नहीं, दरअसल बात यह है। बात छोड़ो, माँ ने कहा। अब यहाँ से जाने के पहले तुम्हें मेरा एक उपकार करना होगा। यह मेरा अनुरोध है। अनुरोध? कहिए, आदेश दीजिए। आदेश ही जैसे सिर आंखों पर लेना होगा, मैं कह रही हूँ। वैसे भी मुझे रातों को नींद नहीं आती। नींद की गोली के बिना नींद कहाँ। अब सामने से अंधड़ आता दिख रहा है और पीठ से लगी दीवार दरक रही है। पता नहीं क्या होने का है। तुम बम्बई जाने से पहले ढेर सारी गोलियां दे जाना। तुम डॉक्टर हो, इसमें परेशानी नहीं होगी। ढेर सारी गोलियां? नींद की गोलियां? डॉक्टर परेशान हो उठे। इसका कोई मतलब नहीं, नींद की जरूरत है मुझे। डॉक्टर ने अचानक माँ का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थामकर बड़ी उतावली से कहा, कावेरी, क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? मैं अपना जाना मुलतवी कर दूं? क्या कह रहे हो? मैं किसी मूर्ख की तरह तुमसे ऐसा करने को क्यों कहूंगी? तुम्हारे लिए तो एक सुनहरा भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? बड़ी मुश्किल से मैंने बताया ना, नींद की जरूरत पड़ने पर गोलियां काम आएंगी। तभी तो इन्हें इकट्ठा करने की चाह और चिंता है। अपने से जुटा पाना इतना आसान का है। हालांकि मुझे लोक समाज में एक बित्ता जीभ निकालकर या आग में जलकर झुलसे हुए बैगन की तरह दिखना हमेशा ही बुरा लगता है। घिन सी आने लगती है कभी कभी। कभी मुझे आराम की जरूरत पड़ती है। मैं ये सब देखकर एकदम गूंगी खड़ी थी। आखिर माँ को ऐसा कहने का मतलब क्या था? माँ ने अपना हाथ भी डॉक्टर के हाथ से नहीं छुड़ाया। आशीन डॉक्टर उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश मत करो कावेरी। मुझसे वादा करो कि ऐसा कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे मुंह से ऐसी चालू किस्म की बात अच्छी नहीं लगती। माँ ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर कठोर स्वर में बोली, तब और क्या अच्छा लगता है? सिर्फ मुस्कान, एक पत्थर की मूरत उसके होठों पर चिपकी, एक स्थायी मुस्कान। बस मुझे माफ कर दो कावेरी। तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की कसम और दुनिया भर के प्यार की कसम, तुम इस तरह की डरावनी बातों को अपने मन से एकदम निकाल देते हो। तुम तो बेहद शक्तिशाली औरत हो। दया करके तुम उस बदनसीब को माफ कर देना। माँ के होठों पर एक अजीब मुस्कान खिल गई। माँ ने कहा, माफी? तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं उस अभागे के ऊपर बली बली जाऊंगी? तुम भी कैसे बेवकूफ हो। माफी का सवाल तो खुद अपने को लेकर है। खुद अपने को माफ करना सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर। कावेरी, तुम कहना क्या चाहती हो? आकर समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ ने आहिस्ते से कहना शुरू किया, तुम इतने तो बेवकूफ नहीं कि कुछ समझ ना सको। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। एक आदमी जब जहां जी में आया चला जाए, निकल जाए, और वह मन ही मन इस बात के लिए निश्चिंत हो कि जब चाहेगा तब आकर घर में चाबी बंद संदूक में जो कुछ पड़ा हथिया लेगा। और अगर अचानक आकर देखे कि बंद संदूक में रखी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, तो क्या करेगा? वह इस बंदूक संदूक की रखवाली को किस नज़र से देखेगा? अब तुम ही बताओ कि उस भेदिया नज़र को झेल पाना आसान है, और तब जबकि रखवालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हो। और तुमने भी इसमें अड़ंगा लगा दिया। दुश्मन ही आखिर यही करता है। ठीक है, तुम्हें अब गोलियां देने की जरूरत नहीं, आशीन डॉक्टर ने भी धीमे स्वर में उत्तर दिया। वह यह बदनसीब बेवकूफ नहीं, यह तो तुमने कहा, लेकिन यह अभागा पूरी तरह अंधा भी है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चला? ज्यादातर लोग सिर्फ अपने अंदर ही देख पाते हैं, वे बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं कर पाते। माँ खामोश रही। माँ ने थोड़ा रुक कर डॉक्टर ने फिर कहा, हो सकता है अनुभव में उतरने के बावजूद वह अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं कर पाता। अब दोनों खामोश बैठे थे, चुपचाप। उनमें से कोई किसी को नहीं देख रहा था। नहीं, अब इस बात में संदेह नहीं कि इसे कहते हैं प्रेम। उस दिन बुआ ने गुस्से में भरकर कहा था, 3-3 बच्चों की माँ और 40 के पैठे पर। लेकिन मैं साफ देख रही हूँ कि आशीन डॉक्टर माँ पर अपने प्रेम के चलते जान लुटाने को तैयार है। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अब तो माँ भी। ऐसा ना होता तो माँ ने वादा क्यों किया? इतनी सारी बातें क्यों की? बीच बीच में संदेह भी होता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों कर संभव है। माँ ने पिताजी से प्रेम करके ही तो विवाह किया था। अब ऐसा देख रही हूँ कि बदल जाता है, सब कुछ बदल सकता है। उसके बाद मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगी। फिर तो ऐसे लोग, हम लोग भी बदल सकते हैं। इतनी मानसिक पीड़ा के बावजूद मेरी आंखों में आशीन डॉक्टर के प्रति ठहरे हुए चेहरे में मानो कृतज्ञता का भाव भी था। माँ ने उससे कोई वादा नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून भी था।
माँ ने जैसा भयानक इरादा कर लिया था उससे कम राहत तो मिली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बाप रे, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती। अब मैं यह जरूर सोचने लगी थी कि पिताजी के आने के बाद उन्हें हमारे घर का चेहरा कैसा लगेगा। माँ तो बदल ही गई हैं, लेकिन क्या पिताजी पहले की तरह हैं? पिताजी जो इतने दिनों के बाद लौट कर आ रहे हैं, उन्हें क्या मुझे पहले वाले पिताजी मिलेंगे? पिताजी के आते ही मैं अपने आप से चुहल भरा साहस बटोरकर उनसे लिपट जाऊंगी और पूछ सकूंगी, वाह, चाहे जो हो, आपने भी क्या खूब तमाशा दिखाया पिताजी। लेकिन ऐसा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है बुटकी उनके पास जोर जोर कर रोने लगे और पूछे इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। वह तो वैसे ही रोती गुड़िया है। लेकिन पिताजी के आने की खबर से भैया पर कोई खास असर नहीं हुआ। भैया इन दिनों काफी पैसे वाले हो गए हैं। उसने शायद यह भी सोच रखा है कि इतने रुपयों की नौकरी उसने अपनी योग्यता या बलबूते पर हासिल कर ली है और उसने इस बात को पूरी तरह अपने में रचा बसा लिया है। तभी तो दिनों दिन वह स्टाइलिश होता जा रहा है। उसकी सज धज से जबरदस्त तैयारी होती है। अब उसे अपने कैरियर की ही सबसे बड़ी फिक्र है। एक बार वह पार्टी के प्रेम में पड़कर घर छोड़कर माँ के सीने पर हथौड़ी पटक कर चला गया था। इस बात को जैसे वह भूल चुका है। इसके बाद पता नहीं कब वह किसी दिलफेक युवती के चक्कर में पड़कर प्यार व्यार कर बैठे और फिर उससे शादी करके माँ के कंधे पर पटक जाए। उसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, वह चाहे जहाँ जाए मरे खपे, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। मुझे तो बस यही चिंता खाई जा रही है कि पिताजी किस रूप में वापस लौट रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बुआ की बात है, वह तो आनंद के सागर में बहती जा रही है। जब देखो कहती रहती है, भैया को यहाँ आकर किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए, भैया के लिए अलग से एक कमरा ठीक से सहेज कर रखना होगा, क्या पता अगर उनको ध्यान वगैरह की ज़रूरत पड़े। अचानक वह खुशी में भरकर बोल उठी, वैसे वहाँ की एक बात अच्छी है, उनके अभिज्ञा चक्र में खाने पीने के मामले में कोई कट्टरता नहीं। मांस मछली अंडे खाने की छूट है। मैं सब अपने हाथों से उन्हें सब कुछ पका पका कर खिलाऊंगी। इसी बीच मौका मिलते ही वह जल्दी से मोहल्ले में यह खबर भी फैला चुकी कि मेरे भैया आ रहे हैं। लेकिन वह इतनी भोली और बेवकूफ़ भी नहीं कि सबको इस वापसी की वजह बता दे। वह सबको यही बताती रही कि घर के लिए उनका जी छटपटाता रहता था और इसलिए उतने अच्छे आश्रम में भी उनका मन नहीं लगा। और फिर घर में रहकर क्या भगवान को पुकारा नहीं जा सकता? ठीक है, यहीं से पुकार लेंगे। नक्खा ने मुझे यह सब बताया था। बुआ उनके घर जाकर भी ऐसी ही बातें कराई। नक्खा के पिताजी, चाचा और दूसरे लोगों ने भी इस मामले में अपनी अपनी राय जाहिर की थी। कुल मिलाकर आश्रम में उनका मन टिका नहीं, इसलिए काया को क्यों कष्ट दिया जाए। अरे भाई, इतने दिनों तक यहाँ इतने बड़े शहर में पले बड़े, अब अचानक किसी अनजानी जगह पर जाकर भला अच्छा लगेगा? और फिर खान पान, आबो हवा, सब कुछ तो यहाँ से अलग है। सबको यह सब थोड़े ना रास आता है। यानी कि जब तक आप सब में खुद को अपने स्वभाव के अनुसार एकदम खपा ना लें, तब तक आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। पिताजी वापस आ रहे हैं, यह खबर न केवल मोहल्ले के लिए बल्कि खुद हमारे लिए एक अनहोनी घटना थी। और बुआ थी कि लगातार इस आग में घी डालती जा रही थी। वह इसकी आंच को तेज करती जा रही थी। पिताजी का मन घर के लिए लगातार तड़पता रहता है और इसी चाह में वे साधना के पद से विरत हो रहे हैं। बुआ इसी को लगातार रटती जा रही है, यह पता न चले कि दरअसल सच्चाई क्या है। और उनका जी अपनी प्यारी बहन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहता है। इस बात को बताना जताना कभी नहीं भूलती। इतने दिनों के बाद भी वह उन बातों को याद करती हुई कहती और फिर कहती, माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, थपकियाँ दे देकर सुलाया करते थे। इसके अलावा वह कभी कभी दीवारों से भी बात करने लगती। पता नहीं उनका मन कैसा है। इतने दिनों के बाद घर वाला घर लौट रहा है, लेकिन इस बात से जरा भी खुशी नहीं, हलचल नहीं, उत्साह नहीं, ना कोई तैयारी, ना कोई सार संजाम। ले देकर मैं ही हूँ जो सर पटक पटक कर जान दे रही हूँ। मेरी तो यही इच्छा होती थी कि उनसे चीख चीख कर बोलूँ, इससे भला हैरानी की क्या बात है? पिताजी ने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया पिलाया, थपकियाँ दे देकर सुलाया, माँ को तो नहीं। वैसे मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है, क्या बुआ हमारी इस घर गृहस्थी में धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाती चली जाएगी, माँ को एक कोने में बिठा देगी? पिताजी को यह देखकर अचकचा नहीं लगेंगे कि जिस प्यारी बहना को उन्होंने कपड़े, जेवर, पलंग, बिछावन, आईना, अलमारी के साथ रेलगाड़ी पर बिठा एक दूसरे संसार के लिए विदा कर दिया था, वही खुकू रानी अपना सारा सर जो सामान लेकर बड़े धूमधाम से यहीं अपनी दुनिया बसाए बैठी है।
वह क्या सिर्फ हैरानी से देखती रह जाएगी? परेशान या उदास नहीं होंगे, या कि खुश होकर कुकू रानी का हौसला बढ़ाने के लिए पीठ थपथपाते रहेंगे? दूसरी तरफ बुआ पिताजी के पास माँ और अशीन डॉक्टर के बीच अंदर ही अंदर पकने और पलने वाले संपर्क के बारे में कभी मौका पाकर सब कुछ उगल नहीं देगी? मुझे तो नहीं लगता कि वह बताए बिना छोड़ेगी। इसके अलावा क्या पिताजी इस बात से आंखें मूंद लेंगे कि उनके द्वारा त्याग दिए गए घर संसार को उस आशीन डॉक्टर ने किस तरह सहेज रखा है, कैसे सहेजा? क्या इस बात को पिताजी कभी समझ नहीं पाएंगे? तो फिर क्या पिताजी इस दुख, परेशानी, शर्म, घृणा या अपमान को झेल पाएंगे? वे दोबारा घर छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? यह सब सोच सोचकर मेरा सिर चकराने लगा और मैं जितना अधिक सोचती हूँ उतनी परेशान होती जाती हूँ। मेरे दिमाग में दुनिया भर के खरपतवार उगने लगे और इसी समय नक्षत्र के इम्तिहान के दिन भी आ गए। माँ ने ठीक ही कहा था, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। सारा कुछ अपने मन मुताबिक कर लेने के बावजूद बुआ अपने लिए एक डाइनिंग टेबल का इंतजाम नहीं कर पाई थी। इसकी वजह यही थी कि शादी के मौके पर वह उसे चीज़ नहीं मिली थी, इसलिए हमारा खाना पीना दालान पर पहले से पड़े टेबल पर ही होता था और वही एक जगह थी जहाँ माँ और पिताजी के बारे में ले देकर वही उखड़ी उखड़ी बातें होती रहती थी। बुआ बातें करती, उसास भरती, हाय उन दोनों की शादी तो प्यार मोहब्बत के बाद ही हुई थी, फिर क्या हो गया? और उस घड़ी तो दोनों ही पागल थे जैसे। फूफा जी ऐसे प्रश्नों और प्रसंगों से जितना बचना चाहते, बुआ उतनी तरफ उनको मोड़ देती। माँ वैसे भी इन सवालों को टाल जाती थी, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। अब आते ही होंगे जैसी बातों का पहाड़ा रटा जा रहा था। यह पता नहीं था कि पिताजी किस तारीख को आ रहे हैं। अचानक एक टेलीग्राम मिला पिताजी की मायावती की तरफ से, हम रवाना हो रहे हैं, 7 तारीख की सुबह नागपुर एक्सप्रेस से हावड़ा पहुंच रहे हैं। जो चीज़ अब तक छाया की तरह नजर आ रही थी वह अचानक साफ साफ नजर आने लगी। वह अचानक हिलने डुलने भी लगी थी। तो भी मुझे ऐसा लगा कि पिताजी के लिए खास तैयारी नहीं की जा रही और मुझे यह देखकर बुरा लगा कि माँ इस मामले में लगभग उदासीन है। अचानक बुआ ने पूछा, स्टेशन कौन जा रहा है भाई? माँ ने भी हैरानी से छूटते ही सवाल उछाल दिया, क्यों, क्या वे कलकत्ता शहर को नहीं जानते, या रास्ता भूल जाएंगे, या फिर इस बीच सब कुछ भूल भाल गए? बुआ तमतमा गई, क्या रास्ता पहचाना ही सब कुछ है? किसी ने स्टेशन तक आने की तकलीफ नहीं उठाई, इस बात से उनका दिल नहीं टूट जाएगा? माँ ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, तो फिर तू चली जा, ट्रेन से उतरते ही तेरा चेहरा देखकर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। इस बात का बुआ ने बुरा नहीं माना, वह खुशी हुई, तो भी अपनी खुशी को छिपाते हुए इसने कहा, अब अगर किसी को समय ना हो तो मुझे ही उसके साथ जाना होगा। उसको तो कहा भी था, उसने कहा कि मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं, बस एक बार शादी की रात को ही तो देखा है, और यह भी पता नहीं कि किस पोशाक में आ रहे हैं, गेरुआ या सादी। सचमुच यह भी तो एक यंत्रणा है। जब तक पिताजी घर नहीं आ जाते तब तक कहना मुश्किल था कि वे किस स्वरूप में आ रहे हैं। तभी मैंने नक्खा से कहा था, नक्खा तू चारों तरफ आंखें फाड़कर देख कि ऐसा किसी और के नसीब में हुआ है पहले? किसी का बाप पहले तो सन्यासी बनकर घर छोड़ गया और फिर कुछ दिनों बाद फिर घर लौट आया। नक्खा ने हामी भरी थी। ऐसी घटना पहले तो उसके देखने सुनने में नहीं आई। तो फिर ऐसा था, तभी तो मेरे मन में एक अजीब तरह की बेचैनी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मेरे मन में माँ को लेकर वैसी कोई उलझन या डर की बात नहीं थी। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं और भी अस्थिर हो उठती। टेलीग्राम पाने पर बातें हो ही रही थी कि अचानक आशीन डॉक्टर आ गए। एयरपोर्ट जाते हुए एक बार माँ की झलक पा लेने की नीयत से आए थे। उन्होंने एक अपराधी की तरह कहा, क्या संयोग है, आनंद परसों आ रहा है और मुझे आज बम्बई जाना पड़ रहा है। बुआ ने बड़े सीधे और सपाट लहजे में कहा, अरे आसिंदा, तुम इस बात को लेकर जरा भी चिंता ना करना, हम लोग हैं ना, मैं तुम्हारे जीजा जी को साथ लेकर स्टेशन चली जाऊंगी। वेरी गुड, फिर तो निश्चिंत हुआ। यह कहकर डॉक्टर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी माँ के आंचल की छाया तक नहीं मिली। माँ ने ऐसा जानबूझकर ही किया होगा, कुछ ऐसा ही जान पड़ा। मैं भी कोई ऐसी वैसी बात तो थी नहीं। मेरा रोम रोम वैसे भी सियानी शरारत से भरा था। मैं समझ गई कि अचानक उस दिन अपने अंतर की खाल देने के कारण माँ मन ही मन शर्मिंदा है। और इस बीच इन 2-3 दिनों के दौरान डॉक्टर भी हमारे घर नहीं आए थे। ऊपर दूसरे तले पर माँ अपने कमरे में पता नहीं क्या सहेज संवार रही थी। यहाँ की चीजें वहाँ, उधर का सामान इधर।
ड्रेसिंग टेबल के दराज खुले पड़े थे और दोनों अलमारियों के पल्ले पूरी तरह खुले थे। बिछावन के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें बिखरी पड़ी थी। माँ का चेहरा ठीक उस दिन जैसा था, जैसा कि उस दिन परछत्ती वाले कमरे में पड़े पुराने दराजों में से जवानी के दिनों में लिखे गए प्रेम पत्रों को ढूंढते हुए हुआ था। तो आज माँ क्या ढूंढ रही थी? शायद टेलीग्राम के आ जाने से माँ किसी तरह पिताजी के लिए कोई व्यवस्था जुटाने में लगी है। इसी कमरे में माँ पिताजी डबल बेड पर सोते हैं, मैं और बुटकी बगल वाले छोटे कमरे में। पिताजी के चले जाने पर उस व्यवस्था में बदलाव आया था। क्या माँ पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में जी जान से जुटी थी? मेरे शरारती दिमाग में तभी एक बात कौंध गई। अब माँ और पिताजी के बारे में ऐसी बातें सोचना कोई अच्छी बात तो नहीं, यह भी जानती हूँ कि, लेकिन जब यह बात मन में आ गई है तो उसे कैसे छिपाऊं? मैं सोच रही थी कि क्या माँ और पिताजी एक बार फिर इस डबल बेड पर सोएंगे? पहले की तरह उनमें पति पत्नी वाला प्रगाढ़ भाव रहेगा? माँ तो पहले से ही यह घोषणा किए बैठी है कि किसी चाबीबंद संदूक में उनका मन कैद नहीं। अब वह किसी फांक से निकल भागा है तो फिर ऐसे में भला यह क्या सब पिछली जीवन चर्या की बदौलत चलता रहेगा? और इसमें अचरज की भला क्या बात है? कौन कैसी चाल चल रहा है, किसे पता नहीं कब और कहाँ पड़ा था। मन को लेकर साथ कोई नहीं बच पाया रे। मन जो चाहे क्या वह पाए रे। अभी उस दिन माँ के साथ बुआ जी की बातचीत हुई थी, वह भी मुझे याद आ गई। माँ ने बुआ की बात पर हंसते हुए कहा था, हाँ, एक समय ऐसा भी था कि मैं सचमुच ही पागल हो गई थी। अब तुझे तो इनकार कर भी नहीं सकती, तूने तो सारा तमाशा देखा है। रास्ते चलते किसी झुकी डाल पर पके हुए लालटस फल को देखकर बच्चे उसे पाने के लिए उतावले होते हैं और बिना तोड़े नहीं मानते, और उसे तोड़ लेने के बाद जब यह देखते हैं यह तो माकाल कच्चा और कसेला फल है, तो समझ सकती है उसकी क्या हालत होती है। माकाल फल, बुआ खींच उठी। लेकिन उस माकाल फल को लेकर भी तो सुख में कोई कमी नहीं आई। तुम्हारी तो हर बात बुजोवल होती है, कौन अपना सिर खपाए, कहकर बुआ ने अपना बैग उठाया था और खरीदारी के लिए निकल गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर हमारा घर भी दूसरे 5 लोगों की तरह होता, अगर यह प्रज्ञा परमा किसी धूमकेतु की तरह उदित न होकर पिताजी को अचानक यहाँ से लेकर चली नहीं जाती, और अगर पिताजी की लंबी अनुपस्थिति में माँ अचानक यह नहीं जान पाती कि डाली से झूलता हुआ लालटस फल सिर्फ माकाल फल ही नहीं है, फिर तो कहीं से किसी तरह का बिखराव या भटकाव की गुंजाइश ही नहीं होती। पिताजी जैसा कि तय था दफ्तर आते जाते नियम के अनुसार रिटायर्ड हो जाते, माँ अपने स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पद तक पहुंच जाती और उसके बाल भी पक जाते। बाल बच्चे भी अपना घर संसार बसाकर अपनी दुनिया में खो गए होते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि तालाबंद संदूक में कुछ है कि नहीं, या कि कुछ था भी कि नहीं। मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। माँ ने मेरी तरफ कुछ खास तरह से देखा और शायद यह देखकर भी समझ नहीं पाई कि मैं खड़ी हूँ। मैंने माँ से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो अकेले अकेले? माँ ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अकेले नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? उसकी बात भी एकदम ठीक थी। माँ तो हमेशा से सारा काम अकेले ही निपटाती रही थी। फिर भी मैंने कहा, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ अब बिछावन पर आकर बैठ गई थी। उसने कहा, ठीक है, अब मेहनत नहीं करूँगी। कहूँ कि नहीं कहूँ, करते करते भी माँ पूछ बैठी, माँ पिताजी वापस आकर इसी कमरे में रहेंगे? मैं माँ से यह नहीं पूछ पाई कि क्या वे इसी कमरे में सोएंगे। मेरे गले में से इतना ही फूटा रहेंगे ना? माँ ने अपनी धुनकी में इतना ही कहा, पता नहीं। पता नहीं? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम ही तो सब कुछ तय करोगी। माँ ने कहा, अब उनकी इच्छा क्या होगी मुझे नहीं मालूम। यह क्या? माँ, क्या पहले पिताजी को वे या उन कहती थी? वह तो उन्हें वह कहा करती थी। मुझे ऐसा लगा कि माँ वही शुद्धि या प्रायश्चित को लेकर किसी दुविधा में है। मैं कमरे में दाखिल होते हुए बोली, ये सारे कागज पत्र किस लिए बिखेरे हैं? हाँ, सब बिखरे पड़े हैं तो भी। ये कैसा उत्तर था भला? माँ के स्वर में थकान थी। मैं कागज ढूंढ रही थी, अभी अभी तो यहाँ पड़ा था, पता नहीं किधर बिला गया। उस दिन परछत्ती वाले कमरे में भी मैंने माँ को बदहवास सा पाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ पिताजी के आने के कारण अपने जीवन में आए दूसरे प्रेमी का कोई प्रेम पत्र तो नहीं ढूंढ रही है ताकि उसे फेंक फाक दिया जा सके। मुझे इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि माँ के ऊपर या एक डॉक्टर के ऊपर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? इसका क्या जवाब? इसका जवाब कौन देगा? माँ पलंग के एक सिरे पे अपनी पीठ टिकाए बैठी थी। बड़े स्नेह प्यार से मेरी तरफ देखकर फिर कहा, इधर आ, मेरे पास बैठ।
मैं माँ के पास बैठ गई। फिर मैंने थोड़ा डरते डरते पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत खराब नहीं तो वैसे ही थोड़ी थकान सी लग रही है। ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद उसने वही किया जो शायद ही कभी कभार किया करती थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पीठ पर रखा। बुआ तो हर घड़ी दिन दोपहर मेरी पीठ और सिर पर हाथ फेर दिया करती थी, लेकिन माँ ने ऐसा कभी नहीं किया। वह वैसे ही बात किया करती थी, लेकिन माँ ने अचानक यह क्या किया? बिना किसी भूमिका के माँ ने कहा, नक्षत्र बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अभी कच्ची उम्र का है, यही तो मेरी चिंता है। मेरी तो सारी देह सिहर उठी, दिल की धड़कनें तक जम गई, मेरे माथे पर पसीना छलक आया। इसका मतलब है माँ को हम दोनों की बातों का पता चल गया। और लेकिन मैं पहले तो कभी रत्ती भर भी इस बात को नहीं समझ पाई। मैं बेवकूफ़ों की तरह माँ को देखती रही। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आया। माँ ने आगे कहा, तुझे तो काफ़ी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही सामाजिक रूढ़ियों के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तू हार तो नहीं जाएगी? मेरे मुंह से शायद एक जोरदार चीख निकल पड़ी। माँ मुस्कुरा रही थी। उस हंसी में अभय था, आश्रय था। इसके बाद उसने कहा, ठीक है, अब तू जा, मैं थोड़ी देर के लिए सो लूँ। मैं यह कहती वहाँ से उठ खड़ी हुई। माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे नहीं बेटी, बस थोड़ी देर के लिए सो लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस अभी थोड़ी देर में जग जाऊँगी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो भी वह होठों में जैसे कुछ बुदबुदा रही थी। पता नहीं कागज कहाँ छोड़ दिया। उसके स्वर में हताशा का भाव भी था। हाँ, वह कागज सचमुच उड़ गया था, कमरे से बरामदे तक और फिर हवा के झोंके से तिरता हुआ गली में जा गिरा था। बाद में मुझे मिला था। अचानक उसे बटोरते हुए थोड़ी हैरान भी हुई। इस पर माँ ने अपने हाथों से लिखा था और इसे पाकर जान पड़ा कि माँ इसी कागज की तलाश में परेशान दिख रही थी। इसको पा लेने के बाद मैंने दौड़ते हुए माँ के हाथों में सौंप दिया था। माँ तुम यहीं ढूंढ रही थी ना? वह ना नहीं कह सकी और इसके बाद देर बाद ही माँ उठ बैठी। उसके बाद उठने के बाद हर रोज की तरह अपने काम में जुट गई। चाय तैयार कर लेने के बाद उसने कहा, खुकू आजा, मैं चाय डाल रही हूँ। बुआ अपनी चाय शाम के बाद ही बनाती थी, फूफा जी के दफ्तर से आने के बाद। माँ दोपहरी में चाय बनाती है, यही कोई 4 बजे। चाय बनाने के बाद वह बुआ को बुलाती है। उस दिन भी बुलाया और बुआ ने आते ही हर रोज की तरह आदतन कहा था, मैं तो कुछ देर बाद ही चाय बनाऊंगी भाभी, तुमने क्यों तकलीफ की? वह ऐसा रोज कहती है। माँ भी कुछ ऐसा ही कहती है। अरे तो एक बार मेरे पास ही पी ले तो क्या हुआ? तुझे क्या नींद ना आने की बीमारी है? चाय पीने पर नींद ना आए? बुआ ठठाकर हंस पड़ी। ऐसी नौबत तो हमारे दुश्मनों को ही आए। मुझे तो चाय के 100 प्याले पीने पर भी कुछ ना हो। इस तरह की बातें अक्सर होती है और हर रोज होती है। उस दिन भी हुई। चाय के साथ माँ ने थोड़ा सा चिड़वा भी भून लिया था। बुआ को भी खाने के लिए दिया, साथ ही भैया के लिए भी एक कटोरे में भरकर रख दिया। और हर रोज की तरह उस दिन भी, और वह भी रात में। बाकी सब कुछ पहले जैसे दिन की तरह नहीं। उस रात दूसरे दिनों के मुकाबले खाने की चीज़ों में कुछ एक चीज़ें खास तौर पर बनाई गई थी। भैया का प्रिय भोजन मुर्गा और पराठा और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। थाली में बैगन के बड़े बड़े तले हुए चक्के देखकर बुटकी तो जैसे उछल पड़ी। क्या बात है, आज क्या मज़ेदार खाना है। इस बेवकूफ़ को बैगन का एक तला हुआ लंबा चक्का मिल जाए तो फिर क्या कहना। इसके बाद कुछ मिले या ना मिले। माँ ने एक थाली में खाने की तमाम चीज़ों को सहेजा और फिर बुआ को बुलाकर कहा था, इसे ले जा, अनिमेश को रात के खाने में साथ देना। बुआ तो जैसे उछली पड़ी। इसमें खाने के साथ वाली क्या बात थी? इसमें तो हम दोनों का ही काम चल जाएगा। गनीमत है मैंने अब तक रोटियां नहीं बनाई। तुमने इतना ज़्यादा खाना बनाकर खामखा की परेशानी मोल ले ली। माँ ने कहा, कम से या ज़्यादा के बारे में सोचने पर मेहनत की या परेशानी की बात है कहाँ से पैदा होती है भाई? यह कहती हुई माँ रसोई घर की तरफ चली गई। बुआ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, तेरी माँ चाहे जितना दबाने की कोशिश करे, उसके भीतर की खुशी तो फूट कर निकल रही है। भैया के आने की खबर की अनसुनी कर गुस्से में वह यह जताने की कोशिश करी कि इससे भला मुझे क्या लेना देना, लेकिन आज तो साफ दिख रहा है कि वह खुशी से झूम रही है। और एकदम कमर कसकर इतना सारा खाना बनाना, क्या यह सब ऐसे ही होता है? जाके देख फ्रिज में कितना कुछ ठूस रखा है। कुछ पूछने पर यही कहेगी कि बाल बच्चों के लिए पकाया था और वही सब क्या बचा कुचा पड़ा है। मैं खूब समझती हूँ बाबा, मैं तो शुरू से ही ऐसी है। उस दिन बुआ ने जितना कुछ कहा था सब याद है मुझे, लेकिन उस दिन का मतलब, वह क्या कोई दूसरा दिन था? नहीं तो वह सब तो जैसे कल की बात थी। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बहुत पहले की घटी घटना है? सारी बातें एक दूसरे से गड़बड़ हो रही हैं। हाँ, यह सब पिछली रात घटी घटना है।
आज की सुबह मऊ नाम की कोई तस्वीर ने अपनी आंखों के सामने ढूंढ कर भी नहीं पा रही थी। मेरी वह सबसे सुंदर और हमेशा हमेशा से सबसे प्रिय स्नेह भरी तस्वीर, ममता और स्नेह से भरी मेरी माँ ऐसी निष्ठुर हो गई। उसने ऐसा विश्वासघात किया। हाँ, विश्वासघात। विश्वासघात नहीं तो और क्या। आशीन डॉक्टर को वादा करने और डॉक्टर के प्रति अपना आभार जताते हुए देखकर क्या मैंने माँ पर विश्वास नहीं किया था और मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो गई थी? लेकिन माँ ने मुझे एकदम बेवकूफ़ बना दिया। अब मुझे इस हिरन की कहानी याद आ रही है जो मैंने कभी कथामाला किताब में पढ़ी थी। हालांकि तब भी, यानी कि सुबह के वक्त जब बुआ पिताजी की अगुवाई करने के लिए स्टेशन जाने को तैयार हो रही थी, उसने नीचे से आकर आवाज़ दी, भाभी भाभी हम लोग निकल रहे हैं। और सुनो भाभी, तुम्हारा बेटा कह गया कि दफ्तर तो उसे जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बेटी भी यह बता रही है कि उसके कॉलेज में स्पोर्ट्स से आज जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप भी स्कूल चली जाओ। तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला। उस समय मैं बाथरूम से शैम्पू करके अपने बाल धो रही थी। बुआ जब बोलती है तो एकदम मेलगाड़ी की तरह, एक सांस तो में 100 शब्द की गति से। लेकिन उसकी हर बात का जवाब माँ ने दिया था नहीं दिया ठीक से सुन नहीं पाई। तभी घड़ी भर बाद बुआ ने फिर कहा, अरे ओ महारानी, ऐसा कौन सा राजकाज सिर पर आ पड़ा? मैं निकल रही हूँ, कम से कम अपनी सूरत तो दिखा जाओ। अरे और कुछ नहीं तो मेरे भैया की खातिर कम से कम एक दिन के लिए सीएल कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? क्या हुआ भाभी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? और इन डूबती तिरती बातों के बीच अचानक फूफा जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे यह क्या, इसका मतलब? सारी बात समझने में सबको काफ़ी देर लग गई। हालांकि माँ अपना मतलब खूब अच्छी तरह साफ शब्दों में लिखकर ही विदा हुई थी। फूफा जी इसे देखकर चौंक पड़े। दालान में खाने की मेज पर एक कोने में चाबियों के 2-2 गुच्छों के नीचे एक कागज का पर्चा था। सब कुछ लिख दिया था। कागज पर लिखा था, मेरा यहाँ रहना संभव नहीं इसलिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मुझसे मिलना संभव नहीं होगा। मैं रेल की पटरी पर गला कटवाने नहीं जा रही, रेल पर सवार होकर कहीं खोने के लिए जा रही हूँ। इतनी दया जरूर करना कि थाना पुलिस करके जगहसाई तो मत करवाना। यह सब आज सुबह की बात है। बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से माँ हमारी आंखों से ओझल हो गई। उसने ढूंढने को मना तो किया था लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। भैया, फूफा जी, नक्षत्र और उसके भैया, काका सभी इधर उधर दौड़ते भागते रहे। सबने कहा, जो रात भर घर में बिछावन पर सोई रही, सुबह उठकर आखिर कितनी दूर जाएगी भला? वह जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने सारे लोगों की भागदौड़ बेकार हो गई। पिताजी ने तो कब अकेले ही स्टेशन से आ गए थे, उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फूफा जी जरूर उनके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही उन्होंने माँ को काफ़ी भला बुरा भी कहा। और सिर्फ फूफा जी नहीं, लगभग सभी ने उसे भला बुरा कहा था। कोई सामने खड़ा था तो कोई ओट किए। आज सुबह से ही घर में लोगों की भीड़ जमा थी। शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। मोहल्ले के लोग, परिचित, नाते रिश्तेदार सभी हैरान थे। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, छी, यह क्या किया उसने? माना कि आनंद लहरी नाम के आदमी ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी भूल का सुधार भी तो कर लिया, घर लौट आया। लेकिन तो भी इतना गुमान? मान गुमान की भी एक सीमा होती है, होनी भी चाहिए। आखिर उस आदमी ने कोई गलत काम तो नहीं किया था, किसी बुरे रास्ते पर तो नहीं गया, कोई बुरी संगत में तो नहीं पड़ा, दारू बारूद औरत वरत का चक्कर तो नहीं था। ऐसे भी तो लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। आखिर वह धर्म के पथ पर ही तो गया था, और बाल बच्चे, पत्नी, और फिर उसका हृदय हाहाकार कर उठा होगा, तभी तो वह घर लौटा। फिर भी उसे माफ़ी नहीं मिली। उस औरत का क्या कहा जाए, बड़ी सख्त जान निकली। घर वैरागी पति घर परिवार के मुंह में पड़कर लौट आया। उसके पास आने के बढ़ते बदले कदम, पता नहीं किस बात पर इतना गुरूर कि पांव पटक तमतमाती घर छोड़कर चली गई। एक बार पति से मिली तक नहीं। छी। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही फतवे दिए जाते रहे। इस दुनिया में तमाम लोग पिताजी को इतना स्नेह और सम्मान देते हैं, यह मुझे नहीं पता था। लेकिन पिताजी को अपनी प्यारी बहना से कह रही थी, बैराग बैराग नहीं ठहंगा, एक कुड़ंगी औरत के चक्कर में पड़कर। यानी कि इस आदमी को कोई भी प्रेम या प्यार बांध कर नहीं रख पाया। खैर, सब जाने दो ये सब बातें। दरअसल मुझे मरने की इच्छा किसी दूसरे के लिए हो रही थी। पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आए थे, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े धीमे स्वर में और आंखों के इशारे से कुछ यही बताना चाह रहे थे कि 1-2 दिन पहले आशीन डॉक्टर के कलकत्ता छोड़कर जाने के पहले ही इधर कावेरी लहरी इस तरह घर छोड़कर जाने के पीछे कोई ना कोई बात है जरूर।
इस तरह की बातों से क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आत्महत्या करूं? लेकिन इसके बाद और तब मुझे माँ का वह खोया हुआ कागज भी मिल गया। उसे मैंने और नक्षत्र ने एक साथ ढूंढ निकाला और पढ़ा था। उसमें उसे पढ़ने के बाद रोते रोते छत पर चली आई थी और औंधी पड़ी रही। रोते रोते आंखें सूज गई, सूजी नहीं सूख गई। पलकें दर्द के मारे ठहक रही थी। मैं समझ रही थी कि अगर घर छोड़कर जाने के बदले माँ रेल से कटकर मर गई होती, गले में फंदा डालकर छत की कुंडी में झूल गई होती, तो उसकी बित्ता भर जीभ बाहर लटकी होती तो कुछ निंदा कम होती। बहुत होता तो लोग कहकर उसे कोसते, बाप रे इतना गुमान, इसी गुमान के चलते जान तक दे दी। इससे उन लोगों का अब तक का पुराना हिसाब किताब एकदम मिल जाता। दुख सुख, मान एवं अभिमान में अपने प्राणों का विसर्जन कर देना कोई हैरानी की बात नहीं। यही तो स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। लेकिन माँ ने तो स्वाभाविक पथ या शाश्वत धर्म की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए माँ की निंदा हर तरफ हो रही थी। नक्षत्र मेरे पास खड़ा था चुपचाप। मुझे कुछ भी कहने सुनने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन उसका इस अंधकार में मेरे पास बैठने से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। मैंने इस छोटी सी उम्र में इस दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया। वैसे मैं खामोश ही बैठी थी। पता नहीं नीचे वाले तल्ले पर क्या कुछ हो रहा था। एक आदमी के चले जाने से घर पूरी तरह उखड़ गया, यह मैं जानती ही हूँ। किसी ने खाना पकाया, किसी ने खाना खाया या नहीं। पिताजी शायद घर में ही होंगे। नक्षत्र ने धीरे से कहा, जो लोग इस तरह फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं तो उनके सामने अपनी माँ के हाथ का लिखा कागज रख देना, वे देखकर ही समझ जाएंगे। वह आज भी वैसा ही भोला और सरल है। वह सोच रहा है इसे देख लेने पर लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, शर्मिंदा होंगे। इस दुनिया का हिसाब किताब कितना साफ और सरल नहीं है। मैं उससे उम्र में जरूर छोटी हूँ, लेकिन सूझ और समझ में उससे काफ़ी बड़ी हूँ। बल्कि मैं यह भी समझती हूँ कि इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोग मनी मन हंसेंगे और कहेंगे यह भी कावेरी लहरी की एक सोची समझी चाल है। उस औरत ने यह सोचा होगा कि इसे देख लेने पर लोग संदेह से अपनी आंखें फिरा देंगे और सोचेंगे अच्छा तो यह बात है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अरे भाई, अगर यह चालाकी या चालबाजी ना होती तो इस पत्र के यहाँ वहाँ फेंकने का क्या मतलब? जिसकी चिट्ठी है उसे वापस लौटा देने पर। इस कागज में लिखा था, वापस लौट आने पर मुलाकात हो तो मुझे दोष मत देना। मैंने जो वादा किया था उसे निभाया। मैं मरी नहीं, लेकिन यहाँ पड़े रहकर तिल तिल कर घुट घुट मरने के साथ जिंदा रहने का नाटक करती जाऊंगी। मैंने ऐसा वादा तो नहीं किया था। मुझे कहीं तलाश करने की कोशिश ना करना, बस इतनी ही दया करना। इतनी बड़ी दुनिया में क्या मैं एक छोटी सी जगह भी हासिल नहीं कर पाऊंगी? सबसे बड़ी पूंजी है अपनी मान मर्यादा। इस बात की को हमेशा याद रखना होगा। बस इतना ही लिखा था। क्या लोग इतना सा देख सुनकर यकीन कर लेंगे और माँ को माफ़ कर देंगे? क्या लोग बाग इतने सीधे और सरल होते हैं? लड़के चाहे जितने भी समझदार हों, लड़कियों की रग रग इस बात के तैयार होती है कि लोगों को कहीं बेहतर ढंग से समझ सकती है। तभी मैंने उसे धमकाते हुए कहा, अरे तू यहाँ किस खुशी में बैठा हुआ है? चल तू नीचे चला जा। अभी कोई छत पर आ जाएगा और अंधेरे में हम दोनों को बैठा देखेगा तो जो जी में आए बोल देगा। लोगों का क्या है, नाव है तो घाट नहीं। चल फुट जा यहाँ से। वह मेरी फटकार सुनकर वही करता है जो मैं कहती हूँ, लेकिन आज उसने वैसा नहीं किया। आज वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ ऊंची आवाज में बोल गया, कहने दो लोगों को, उनके कहने से क्या हो जाएगा? और लोगों का काम ही क्या है? दूसरे की बुराई करने में ही मजा मिलता है। तू यहाँ अकेली बैठी बैठी रोएगी और तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा है तो रोना धोना बंद कर और नीचे चल। मेरी सूखी पलकें एक बार फिर आंसू से भीग उठी। मैंने हाथ बढ़ाकर हाथ थाम लिया और सिसकते हुए कहा, मुझे किसी के सामने जाने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं बस इसी घड़ी। अरे बेकार की बात मत कर समझी, मैं कह रहा हूँ ना अच्छा नहीं होगा। बेकार की बात क्या कह रहा है तू? मैं एकदम सच कह रही हूँ, सच। मुझे अभी इसी घड़ी मर जाने की इच्छा हो रही है। माँ को हमारे साथ यही करना था। अब मैं समझ रही हूँ कि कल दोपहर माँ ने क्यों कहा था कि नक्षत्र बहुत छोटा है। उसने फिर ऊंचे स्वर में कहा, ठीक है मैं बड़ा हो जाऊंगा, जितनी जल्दी हो पाया उतनी जल्दी बड़ा होकर दिखाऊंगा, देख लेना। इस घड़ी बुरा बुरा कहने की कुछ इच्छा नहीं। मैंने कहा, लंबाई में तो तू 6 फुट के आसपास होगा, लेकिन क्या तू अपनी उम्र भी खींचतान कर बढ़ा लेगा? उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ धीरे से कहा, इसके लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और इसके बाद देख लेना। कोशिश करने पर बड़ा हो जाना कुछ मुश्किल नहीं। इसके बाद हम मौसी जी को, तुम्हारी माँ को, उनके मना करने के बावजूद जरूर ढूंढ निकालेंगे। उन्हें तुम और मैं यानी हम दोनों पूरी दुनिया से वे जरूर लेकर आएंगे। वहाँ वे अपनी पूरी मान मर्यादा के साथ हमारे बीच रहेंगे।
वह कुछ इस तरह से बोल रहा है जैसे सारी घटना कल या परसों ही घटित हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने अगाध सागर फैला था, इसलिए मैंने नक्षत्र को अपनी आदत के मुताबिक धकेलते हुए कहा, अभी तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, इसके बाद तुम कब बदल जाओगे इसका कोई भरोसा है। बड़े होने के बाद शायद मुझे पहचानोगे भी नहीं। मेरी माँ जिसे तुम मौसी कहते हो, उनकी बात याद रहेगी? नहीं, कौन जानता है देखते देखते लोग किस तरह बदल जाते हैं। यही तो मैंने देखा है। लेकिन मेरी बात पूरी होते न होते नक्खा ने एक अजीब सी हरकत की। उसने आज तक जो नहीं किया वही किया। उसने मेरी दोनों बाहों को जोर से जकड़कर खींच लिया और कहा, कभी नहीं। सारी दुनिया चाहे जो करे, यह आसमान साक्षी है और रहेगा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, देख लेना। क्या उसकी बात सुनकर आसमान मुस्कुराया था? नहीं। तो क्या वह खुशी में भरकर आंख उठाकर इधर देखता रहा था? पता नहीं कितने युगों युगों से ऐसी कितनी ही साक्षियों का इतिहास अपने कंधों पर उठाए हुए है जिसकी कोई गिनती नहीं। और इन साक्षियों में से कौन सा सार्थक होता है और कौन सा निरर्थक, यह हिसाब ही उसके खाते में जमा रहे।